अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर बायोलॉजी। माय नेम इज़ शाहजहां और आज का लेक्चर बी चैप्टर 9 यानी डाइवर्सिटी अमंग एनिमल के हवाले से है। एक लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं इसी चैप्टर के हवाले से। उसमें तकरीबन मोर देन 15 कॉन्सेप्चुअल MCQs मैंने डिस्कस किए थे। आज भी बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल MCQ यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा जो अपकमिंग टेस्ट के लिए इंशाल्लाह मुफीद साबित होंगे। तो फर्स्ट MCQ है आज का, द स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज़म्स। पूरे फाइलम्स जो इसी चैप्टर में हैं, इन तमाम फाइलम्स में वो कौन से ऑर्गेनिज़म्स हैं जिसको हम स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज़म्स कहते हैं। तो पहले तो करेक्ट ऑप्शन लिख देते हैं। स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज़म कौन से फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं? तो ये है फाइलम सोलेंट्रेटा। कौन से फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं? सोलेंट्रेटा। एक और MCQ साथ साथ में, ये एक MCQ नहीं है, इसके साथ साथ रिलेटेड जितने भी MCQs हैं वो भी सीखने होंगे। हम फाइलम सोलेंट्रेटा को फाइलम नाइडेरिया भी कहते हैं। और फाइलम नाइडेरिया का क्या मतलब है? असल में इस तमाम फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं उसमें स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम नाइडोसाइड कहते हैं। इस फाइलम में जितने भी एनिमल्स हैं उनमें स्पेशल सेल्स पाए जाते हैं नाइडोसाइड्स, और नाइडोसाइड्स को हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल। क्या कहते हैं? स्टिंगिंग सेल, क्योंकि इसमें स्टिंगिंग ऑर्गन होता है। जब कोई शिकार, कोई छोटा सा एनिमल इसके करीब से गुज़रता है तो ये इस पे अटैक करते हैं इन सेल्स की मदद से, और उस शिकार को पैरालाइज, मफलूज बना देते हैं और फिर वो इस शिकार को खा जाते हैं। तो ये अटैकिंग सेल्स क्या है? ये नाइडोसाइड्स इसका नाम है। इसको हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं क्योंकि इस सेल की मदद से ये उस शिकार के ऊपर अटैक करते हैं। और इन सेल्स में एक स्पेशल ऑर्गन है, ये भी MCQ में याद रखना होगा। इस ऑर्गन को कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं नेमेटोसिस्ट। इसको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं और ये असल में वो ऑर्गन है जिसकी वजह से ये अटैक करते हैं। तो इस ऑर्गन को कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिंगिंग ऑर्गेनेली। क्या कहते हैं? स्टिंगिंग ऑर्गेनेली। तो फर्स्ट MCQ क्या है? स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? वो तमाम एनिमल जो फाइलम सोलेंट्रेटा से ताल्लुक़ रखते हैं उनको हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म। रीज़न कोई पूछेगा वाई, तो इस तमाम एनिमल्स के बॉडी में स्पेशल स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं जिसको हम नाइडोसाइड्स कहते हैं, और नाइडोसाइड्स के अंदर स्पेशल सेल ऑर्गेनेली पाया जाता है जिसको हम नेमेटोसिस्ट कहते हैं। और इस नेमेटोसिस्ट की वजह से ये तमाम एनिमल अपने शिकार के ऊपर अटैक करते हैं, उसकी स्टिंगिंग करते हैं और उस शिकार को पैरालाइज बनाते हैं। तो इस वजह से इस फाइलम में जितने भी मेंबर्स हैं उन तमाम को हम कहते हैं स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म। एक एग्ज़ाम्पल भी यहाँ पे याद रखना होगा। इस फाइलम का एग्ज़ाम्पल है हाइड्रा। हाइड्रा एक एनिमल है जो इस फाइलम से ताल्लुक़ रखता है, और हाइड्रा को मैं कहता हूँ स्टिंगिंग सेल्ड ऑर्गेनिज्म। तो इस MCQ के साथ 2-3 और MCQ भी हमने क्लियर कर दिए। नाउ MCQ नंबर 2 क्या है? डैश आर आल्सो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। फ्लैट वर्म्स डस्टर नुमा होते हैं। इसको देख लें, जिस तरह ये डस्टर हैं ये भी अबव और बिलो दोनों तरफ से फ्लैट है, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स। तो MCQ याद रखना होगा, तमाम फाइलम में हम फ्लैट वर्म्स किसे कहते हैं? तो इस MCQ का आंसर क्या होगा? इसका हम आंसर लेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तमाम फ्लैट वर्म्स को हम प्लेटीहेल्मिन्थेस कहते हैं क्योंकि ये तमाम फ्लैट वर्म्स इस फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ये भी याद रखना होगा, इनमें जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं वो क्या है? डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होंगे। क्या होंगे? डोर्सो वेंट्रली। हमारा बैक साइड ये डोर्सल साइड है और हमारे माउथ की तरफ जो साइड है ये वेंट्रल साइड है। तो वो एनिमल जो वेंट्रली और डोर्सली फ्लैटेंड हो, चिपटे हो, उन एनिमल्स को हम कहते हैं फ्लैट वर्म्स।
तो डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड एनिमल्स को हम कहते हैं फ्लैटवर्म्स, और ये तमाम फ्लैटवर्म्स इस फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं जिसका नाम है प्लेटीहेलमिन्थस। थर्ड एमसीक्यू क्या है? राउंड वर्म्स किसे कहते हैं? तो राउंड वर्म्स हम कहते हैं कौन से एनिमल्स को? शाबाश, एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट। ये है असल में फाइलम नेमाटोडा, या इस फाइलम को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, फाइलम एस्केलमेंथस भी इसे कहते हैं। तो फाइलम नेमाटोडा या फाइलम एस्केलमेंथस, ये असल में दोनों एक नाम है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो तमाम राउंड वर्म्स हैं वो या फाइलम नेमाटोडा आप कहें या फाइलम एस्केलमेंथस आप कहें, ये तमाम राउंड वर्म्स इससे ताल्लुक़ रखते हैं। एक और एमसीक्यू इसके साथ अटैच कर ले, वो कौन सा फाइलम है जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता? तो फर्स्ट अगर एमसीक्यू में है फर्स्ट फाइलम विद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, फर्स्ट फाइलम विद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये भी आंसर क्या होगा? फाइलम नेमाटोडा या फाइलम एस्केलमेंथस इसका आंसर होगा। तो प्लीज़ दो एमसीक्यू यहाँ पे हैं। राउंड वर्म्स तमाम वो वर्म्स है जो कौन से फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं? फाइलम नेमाटोडा, या इसको हम कहते हैं फाइलम एस्केलमेंथस। और ये भी याद रखना होगा वो फाइलम जो सबसे पहले इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कवर हुआ हो, उस फाइलम का क्या नाम है? तो वो भी है फाइलम नेमाटोडा या फाइलम एस्केलमेंथस। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट क्या है? मेंबर्स ऑफ डैश फाइलम्स आर आल्सो कॉल्ड एक्रोनवर्म्स, एक्रोनवर्म्स, या इसको हम कहते हैं टंग वर्म्स। तो ये भी रट्टे का एक एमसीक्यू है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के अपकमिंग टेस्ट के लिए। तो मेंबर्स ऑफ डैश आर आल्सो कॉल्ड एक्रोनवर्म्स या टंग वर्म, तो इसका आंसर होगा फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे जाके लेक्चर्स में कि कॉर्डेटा किसे कहते हैं, हेमिकॉर्डेटा किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस एमसीक्यू को याद रखना होगा कि एक्रोनवर्म्स और टंग वर्म्स ये दोनों वो वर्म्स हैं जो कौन से फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं? हेमिकॉर्डेटा से ताल्लुक़ रखते हैं। हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें मैं ये डिफरेंसेस करूँगा कि कॉर्डेटा और हेमिकॉर्डेटा में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है सेगमेंटेड वर्म्स बिलोंग्स टू डैश फाइलम। तो सेगमेंटेड वर्म का क्या मतलब है? लेकिन पहले हम आंसर लिख देते हैं क्योंकि हमें पहले एमसीक्यू का आंसर देना चाहिए। सेगमेंटेड वर्म्स बिलोंग्स टू डैश फाइलम, फाइलम एनालिडा इसे कहते हैं। और ये भी याद रखना होगा कि सेगमेंटेड एक और फाइलम भी है जिसका नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन अगर एमसीक्यू में ये वर्डिंग आए कि सेगमेंटेड वर्म, अगर सेगमेंटेड एनिमल्स का आए, प्लीज़ ये सुन ले, अगर एमसीक्यू में हो विच वन अमंग द फॉलोइंग या विच आर अमंग द फॉलोइंग आर सेगमेंटेड एनिमल्स, तो फिर आप लोगों ने दो फाइलम सेलेक्ट करने होंगे, एक फाइलम एनालिडा है और एक फाइलम आर्थ्रोपोडा है। लेकिन यहाँ पे सेगमेंटेड एनिमल्स नहीं है, यहाँ पे सेगमेंटेड वर्म्स हैं, तो इसलिए इस एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वो एनालिडा होगा। अब सेगमेंटेड वर्म किसे कहते हैं? तो एक लफ्ज़ याद रखिए, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। वो एनिमल्स जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड हो उसको हम कहते हैं सेगमेंटेड वर्म। तो अब मेटामेरिकली सेगमेंटेड का क्या मतलब है? बॉडी इज डिवाइडेड इनटू कंप्लीट सेगमेंट्स। फर्स्ट शर्त यह है कि इसकी पूरी बॉडी कंप्लीट सेगमेंट चेम्बर्स में डिवाइडेड होगी एंड वाइटल organs will be repeated in each segment। अगर दुनिया में
एक ऐसा एनिमल, एक ऐसा वर्म्स हमें नज़र आया जिसमें पूरी बॉडी डिवाइडेड हो और फिर हर एक डिवीजन में, हर एक टुकड़े में, हर एक चेंबर में वाइटल आर्गन्स भी रिपीट हों। तो यहाँ पे मेरे पास एम्प्टी स्पेस नहीं है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम यहाँ पे बनाऊँगा। ये देख लिए एक वर्म है, तो इसके बॉडी को देख ले, मुख्तलिफ चेंबर्स में डिवाइडेड हैं। तो इस एनिमल्स को मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, सेगमेंटेड एनिमल है। लेकिन इसके लिए और शर्त क्या है कि इस हर एक सेगमेंट में जो वाइटल आर्गन है वो रिपीट होंगे। अब वाइटल आर्गन क्या क्या है, शाबाश, वो है किडनी, दूसरा है शाबाश हार्ट, तीसरे है ओवरीज और फोर्थ वन है टेस्टिस। ये चारों आर्गन को हम कहते हैं वाइटल आर्गन। तो इस सेगमेंट में भी ये चारों आर्गन होंगे, इस सेगमेंट में अपने चारों आर्गन होंगे, इस सेगमेंट में अपने, इस सेगमेंट में अपने, इस सेगमेंट में अपने। तो मैं इस एनिमल को कहूँगा कि ये एनिमल कंप्लीटली डिवाइडेड भी है और इसमें हर एक डिवीजन में ये वाइटल आर्गन्स रिपीट भी हो चुके हैं। तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स में तमाम सेगमेंट में वाइटल आर्गन रिपीट होते हैं। तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं सेगमेंटेड एनिमल या सेगमेंटेड वर्म्स। तो अगर मैंने कहा सेगमेंटेड एनिमल तो फिर दो फाइलम का नाम लेना होगा, फाइलम एनालिडा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। लेकिन यहाँ पे मैंने सेगमेंटेड एनिमल नहीं, सेगमेंटेड वर्म का लफ्ज़ लिखा है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फाइलम एनालिडा होगा। नाउ द ओनली फाइलम विच शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है एग्जिस्टेंस ऑफ a single animal in more than one morphological form called पॉलीमॉर्फिज्म। एक आप लोगों ने सॉलिड के चैप्टर में, जो केमिस्ट्री का सॉलिड चैप्टर है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड चैप्टर में आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा पॉलीमॉर्फिज्म। तो केमिस्ट्री में पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, अगर एक कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए, अगर एक कंपाउंड एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स में पाया जाए तो उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इस फिनोमेना को। लेकिन यहाँ पे भी देख लें, अगर मैं एक सिंगल एनिमल को एक से ज़्यादा शक्लों में पाऊँ, अगर एक एनिमल एक से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में पाया जाए तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म के लिए याद रखना होगा, ये तमाम एनिमल शो नहीं करते। जैसे हम कभी भी पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते। हम जब पैदा हो जाते हैं, जवान हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मर जाते हैं, तब तक हमारा यही फॉर्म बरकरार रहता है। तो मतलब हम पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते। तो पॉलीमॉर्फिज्म शो करना ये सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़ास फाइलम में पाया जाता है, जो एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने याद रखना है। उस फाइलम का नाम है फाइलम सालंट्रेटा। ये वाहिद फाइलम है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। लेकिन इस फाइलम में भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, सारे मेंबर पॉलीमॉर्फिज्म शो नहीं करते। एक एग्जांपल मैं दूंगा, ओबेलिया कलोनी। इसमें ये ओबेलिया एनिमल क्या शो करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो प्रूफ भी कर देते हैं। यहाँ पे देख लें, ओबेलिया के कुछ मेंबर ये ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब लाइक मॉर्फोलॉजी में होते हैं। ट्यूब लाइक मॉर्फोलॉजी यानी इस तरह ये ट्यूब लाइक हैं। और इसके कुछ मेंबर अम्ब्रेला लाइक मॉर्फोलॉजी में होते हैं, अम्ब्रेला लाइक मॉर्फोलॉजी। तो क्या अम्ब्रेला और ट्यूब लाइक मॉर्फोलॉजी दोनों सेम हैं? सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। देख लें, ये अम्ब्रेला लाइक मॉर्फोलॉजी, तो इन दोनों का शेप या मॉर्फोलॉजी देख ले अलग अलग है। इस ओबेलिया कलोनी का सिंगल एनिमल कभी इस शक्ल में होता है और कभी इस मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म में होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये एनिमल अपनी ज़िंदगी में दो मुख्तलिफ मॉर्फोलॉजी में पाया जाता है। तो मैं कहूँगा कि ये क्या शो करता है, पॉलीमॉर्फिज्म। तो एमसीक्यू एक और भी सीख लें, वो फॉर्म ओबेलिया का जो ट्यूब लाइक हो उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोलीप फॉर्म। क्या कहते हैं,
पोलिप फार्म, वो फार्म ओबेलिया कॉलोनी के मेंबर का जिसमें वो ट्यूब लाइक शक्ल में पाया जाए, इसको हम कहते हैं पोलिप। और एमसीक्यू याद रखना होगा, इसको हम हाइड्रांथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रांथ। याद रखिए, अम्ब्रेला लाइक मॉर्फोलॉजी वाला जो शक्ल है, अगर ये एनिमल इस शक्ल में पाया जाए तो फिर इसको हम कहते हैं मेडूसा फार्म। क्या कहते हैं? मेडूसा फार्म। तो दोबारा रिपीट करते हैं, वो वाहिद फाइलम जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है वो फाइलम सोलेंट्रेटा है। पॉलीमॉर्फिज्म किसे कहते हैं? अगर एक एनिमल, एक सिंगल एनिमल एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जाए, इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसका एग्जांपल है ओबेलिया। ओबेलिया में हर एक एनिमल दो शक्लों में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं ट्यूब लाइक मॉर्फोलॉजी, दूसरे को हम कहते हैं अम्ब्रेला लाइक या फुटबॉल लाइक मॉर्फोलॉजी। जो ट्यूब लाइक मॉर्फोलॉजी रखते हैं उसको हम कहते हैं पोलिप फार्म, और जो अम्ब्रेला लाइक बॉडी रखते हैं उसको हम कहते हैं मेडूसा फार्म। अब पोलिप फार्म को एक और नाम से भी मैंने पुकारा है, हाइड्रांथ भी इसे कहते हैं। अब यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू हैं। जब तक ये ट्यूब लाइक फार्म में होता है तो ये क्या शो करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब तक ये किस फार्म में हो? जब तक ये ट्यूब लाइक फार्म में हो, जब तक ये इस फार्म में पाया जाए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए डिवाइड होता है। और एमसीक्यू एक और भी याद रखना होगा, यहाँ पे वो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो असल में बडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बडिंग। अब देख लें, जब ये पोलिप फार्म से मेडूसा फार्म में आ जाता है तो फिर ये कौन सा रिप्रोडक्शन शो करेगा? तब ये शो करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। और याद रखना होगा, इसके लिए रीज़न है, जब ये मेडूसा फार्म में आ जाता है तो इसमें क्या हो जाते हैं? इसमें गोनेड्स फॉर्मेशन हो जाती है। और गोनेड्स किसे कहते हैं? ये टेस्टिस और ओवरीज को कहते हैं। और टेस्टिस और ओवरी से स्पर्म और एग पैदा होते हैं, और जब स्पर्म और एग पैदा हो जाते हैं तो वो आपस में मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं। और फर्टिलाइजेशन जहाँ पे भी हो उस रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ट्यूब लाइक फार्म पोलिप फार्म है, अम्ब्रेला लाइक फार्म मेडूसा फार्म है, पोलिप फार्म को हम हाइड्रांथ भी कहते हैं। और जब तक ये पोलिप फार्म में हो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, जिसको हम बर्डिंग कहते हैं। जब ये मेडूसा फार्म में आ जाते हैं तो इसमें गिमीट्स, गोनेड्स बन जाते हैं। गोनेड्स के अंदर गिमीट्स बनते हैं, स्पर्म और एग, और इसके वजह से ये फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अगर एमसीक्यू कुछ इस तरह है कि इसको हम कौन से मेंबर कहते हैं, तो इसको हम याद रखिए, इसको हम न्यूट्रेटिव मेंबर भी कहते हैं। न्यूट्रेटिव मेंबर, क्योंकि जब तक ये इस फार्म में होते हैं ये न्यूट्रिशन का काम करते हैं। मींस ये इस पूरे कॉलोनी के लिए खुराक का काम करते हैं, खुराक ऑब्टेनिंग का काम करते हैं। लेकिन जब ये इस फार्म में आ जाते हैं तो फिर ये जल्दी जल्दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव मेंबर। रिप्रोडक्टिव मेंबर। तो प्लीज़ ये दो एमसीक्यू और हैं। अगर मुझे कोई कहे कि ओबेलिया कॉलोनी में वो मेंबर जिसको हम न्यूट्रेटिव मेंबर कहते हैं तो वो पोलिप वाले होंगे, और ओबेलिया कॉलोनी में वो मेंबर जो इस पूरे कॉलोनी के लिए मुसलसल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मैं इनको कहूँगा रिप्रोडक्टिव मेंबर। तो ये सारे एमसीक्यूज़ इस एक एमसीक्यूज़ के साथ याद रखने होंगे। एमसीक्यू नंबर नेक्स्ट क्या है? द ओनली फाइलम हुज लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल बट द एडल्ट्स आर रेडियली। तो ये तो मैं प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर एक बॉडी को मैं सिंगल प्लेन पे डिवाइड कर दूँ दो इक्वल टुकड़ों में तो इसे कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। और अगर एक बॉडी को मैं बहुत सारे प्लेन पे डिवाइड कर दूँ इक्वल पार्ट्स में तो इसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। तो आसान एग्जाम्पल भी उस लेक्चर में मैंने दिए थे। बायलेटरल सिमेट्री हमारा है और रेडियल सिमेट्री स्टारफिश का है। अब याद रखना होगा, दुनिया में सिर्फ एक वाहिद फाइलम है जिसके लार्वे बायलेटरली सिमेट्रिकल हैं और जिसके एडल्ट रेडियली सिमेट्रिकल है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास फाइलम एकाइनोडर्मेटा। फाइलम एकाइनोडर्मेटा। फाइलम एकाइनोडर्मेटा के अगर मुझे कोई कहे कि इसके लार्वे क्या है तो इसके लार्वे का नाम है बाइपेनेरिया। बाइपेनेरिया लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइपेनेरिया लार्वा। तो वो फाइलम जिसके लार्वे बायलेटरल हो और
एडल्ट रेडियल हो। इस फाइलम को हम क्या कहते हैं? फाइलम एकाइनोडर्मेटा। और इसके एक लार्वे का नाम है बाइपेनेरिया लार्वा और दूसरे का नाम है ब्रेकियोलेरिया लार्वा। ये दो प्लीज़ याद रखने होंगे। और ये दोनों लार्वे ये असल में क्या है? बायलेटरली साइमेट्रिकल हैं, बायलेटरली साइमेट्रिकल हैं। लेकिन जब ये बड़े हो जाते हैं, एडल्ट फॉर्म में आ जाते हैं, तो फिर ये बायलेटरल साइमेट्री से चले जाते हैं रेडियल साइमेट्री में। तो ये बाइपेनेरिया लार्वा और ब्रेकियोलेरिया लार्वा ये दोनों किस फाइलम के लार्वे हैं? ये फाइलम एकाइनोडर्मेटा के लार्वे हैं और ये दोनों बायलेटरली साइमेट्रिकल है। लेकिन जब ये दोनों बड़े हो जाते हैं, एडल्ट फॉर्म पे चले जाते हैं, तो फिर हम इसे कहते हैं कि ये रेडियल साइमेट्री वाले हो जाते हैं। एक टॉपिक हमारा रहता है इसी चैप्टर का मेटामॉर्फोसिस, तो उसमें मैं ये समझाऊंगा कि लार्वे क्या है और ये किस तरह ट्रांसफॉर्म होते हैं। लेकिन सिर्फ यहाँ पे इतना याद रखना होगा, लार्वा हम किसे कहते हैं? अगर एनिमल का एक बच्चा पैदा हो जाता है और वो बच्चा मॉर्फोलॉजिकली अपने माँ बाप से शक्ल सूरत में अपने माँ बाप से अलहदा हो, अलग अलग हो, तो मैं ऐसे बच्चे को कहूँगा लार्वा। तो फ्रॉग का बच्चा आप लोगों ने देखा होगा, फ्रॉग का बच्चा इस फॉर्म में होता है। तो ये कहाँ से फ्रॉग दिखाई देता है? कहीं से भी नहीं, मतलब इसकी मॉर्फोलॉजी अपने माँ बाप से बिल्कुल अलग है। तो मैं इस बच्चे को कहूँगा लार्वा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये कर लेंगे कि लार्वा किस तरह और कौन से प्रोसेस के ज़रिए एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट MCQ है द ओनली ट्रू डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। डिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं? अगर तो इसका पहले चलो आंसर लिख देते हैं। इसका आंसर है फाइलम सालंट्रेटा। ये ट्रूली डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। तो प्लीज़ सुन लें, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। तो इसके लिए आसान आंसर है, अगर बॉडी वॉल में अगर एक एनिमल का बॉडी वॉल ये दो लेयर से बना हो, वो कौन कौन से होंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म। अगर एक एनिमल के बॉडी वॉल में एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये दो लेयर मौजूद हो और कौन सा मिसिंग हो? बट मीजोडर्म ये तीसरा लेयर है, बट मीजोडर्म इज मिसिंग। तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो इसका अपोजिट भी सीख ले, ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर्स होते हैं, यानी एक्टोडर्म भी है, मीजोडर्म भी है और एंडोडर्म भी पाया जाता है। तो ऐसे एनिमल्स को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। तो हम ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, हम में एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों हैं, लेकिन ये वाहिद फाइलम है, फाइलम सोलेंट्रेटा, जिसमें सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाए जाते हैं, मीजोडर्म इसमें एब्सेंट है। नाउ नेक्स्ट MCQ है एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो ये भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। एसिलोमेट उसे कहते हैं जिसमें सीलोम या बॉडी कैविटी ना हो, और ट्रिप्लोब्लास्टिक अभी मैंने एक्सप्लेन किया जिसका बॉडी वॉल में तीनों लेयर हो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो दुनिया में ऐसे एनिमल कौन से है या वो फाइलम कौन सा है जो एसिलोमेट भी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। ये वाहिद फाइलम है जो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है लेकिन इसमें सीलोम नहीं है। तो इस वजह से मैं इसको कहता हूँ कि ये एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है जिसका नाम है फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। अगर इसके लिए थोड़ा सा इसमें हम चेंज लाए और कहे कि सीडोसीलोमेट, तो अब इसमें सीलोम आ गया, सीडोसीलोम है प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो फिर आंसर क्या होगा? ये एक और MCQ है। तो फिर आप लोगों ने जवाब क्या देना है? तो फिर आंसर होगा फाइलम नेमाटोडा का, फाइलम नेमाटोडा वाले इसमें सीडोसीलोम बन जाता है। मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियस लेक्चर में। तो सीडोसीलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? ये फाइलम नेमाटोडा है। और एसिलोमेट और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है? ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है। MCQ नंबर नेक्स्ट, द ओनली फाइलम हैविंग नो पैरासिटिक मेंबर। सारे फाइलम में कुछ ना कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो हम में या किसी और एनिमल्स में बीमारियां काज करते हैं, इनको हम कहते हैं पैरासाइट। सिर्फ एक फाइलम है जिसका कोई पैरासिटिक मेंबर मौजूद नहीं है, तो वो है फाइलम एकाइनोडर्मेटा, जिसके साथ स्टारफिश ताल्लुक़ रखता है। तो स्टारफिश वाला जो फाइलम है इसमें कोई भी मेंबर पैरासिटिक अभी तक डिस्कवर नहीं हो चुका है। नेक्स्ट, द ओनली मेंबर ऑफ फाइलम मोलस्का हैविंग नो शेल। मोलस्का यानी स्नेल, इस फाइलम से स्नेल ताल्लुक़ रखता है। स्नेल
तो इनमें शेल्स होते हैं, इसके बॉडी पूरी कवर होती है शेल से, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। शेल्स ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स इसके बॉडी के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक मेंबर इस तरह भी है जिसमें कोई शेल नहीं पाया जाता। तो वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इस फाइलम का ऐसा मेंबर है जिसमें कोई शेल्स नहीं पाया जाता। अगर एमसीक्यू में इस तरह है कि एक्सटर्नल शेल किस में पाया जाता है, एक्सटर्नल शेल, तो वो वहाँ पे मैंने नाम लिखा है, वो किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है स्नेल में। अगर एक एमसीक्यू इस तरह है इसी फाइलम का कि इंटरनल शेल किस में पाया जाता है, तो इंटरनल शेल पाया जाता है, एक मेंबर है इसका कटल फिश, इस मेंबर का नाम है कटल फिश। तो इस फाइलम से 3 एमसीक्यूज़ यहाँ पे क्लियर हो गए। इस फाइलम का वो मेंबर जिसमें कोई शेल नहीं है, ऑक्टोपस है। इस फाइलम का वो मेंबर जिसका एक्सटर्नल शेल है, स्नेल। इस फाइलम का वो मेंबर जिसका इंटरनल शेल है, कटल फिश कहलाता है। अब एमसीक्यू में मैंने 2 नाम्स एक्सप्लेन किए हैं। प्रोटोस्टोम्स किसे कहते हैं? तो इसमें फर्स्ट माउथ बनेगा और सेकंड क्या बनेगा? सेकंड एनस बनेगा। तो ऐसे एनिमल को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। अब एमसीक्यू क्या है, कौन कौन से फाइलम प्रोटोस्टोम है? तो आर्थ्रोपोडा फाइलम, शाबाश, मलोस्का फाइलम और एनालिडा। ये 3 नाम प्लीज सीख ले। फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मलोस्का, ये तीनों प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। ड्यूटोस्टोम किसे कहते हैं? शाबाश, इसमें सेकंड माउथ होगा, मतलब माउथ बाद में बनेगा, और फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट इसमें एनस बनेगा। तो इस वजह से हम इसे ड्यूटोस्टोम कहते हैं। एमसीक्यू क्या है? तो ड्यूटोस्टोम कौन कौन से है? फाइलम कॉर्डेटा, यानी हम इस फाइलम से ताल्लुक़ रखते हैं कॉर्डेटा से, और साथ में एक काइनोडर्मेटा जो स्टारफिश का फाइलम है। हम दोनों क्या है? हम दोनों ड्यूटोस्टोम है, क्योंकि हम में पहले एनस बनता है, बाद में माउथ बनता है। फाइलम विच आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड, वो फाइलम जो मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है मेटामेरिकली सेगमेंटेड। तो ये 2 फाइलम है, एक है फाइलम एनालिडा और दूसरा है फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये दोनों फाइलम मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं। लेकिन अगर एमसीक्यू में कहे कि मेटामेरिकली सेगमेंटेड वर्म्स, तो फिर वर्म्स में करेक्ट ऑप्शन आप लोगों ने एनालिडा लिखना है। अगर एनिमल का कहे तो फिर आप लोगों ने ये दोनों इसी तरह लिखने होंगे। तो ये कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज, सारे एमसीक्यूज़ के लिए जो अपकमिंग टेस्ट है उसके लिए प्लीज़ डिटेल से याद रखिए। तब तक और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा इस चैप्टर से कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, और कभी भी किसी के लिए दर्द का सबब न बने। अल्लाह हाफ़िज़।